Hello friends, welcome to Dvika's Biology. Today we continue chapter number 8, Cell, the unit of life. Protoplasm. Proto means first, plasm means fluid. So it is a complex, granular, elastic, viscous and colorless substance which constitute the living part of the cell. Protoplasm is the fluid interior of a living cell. And it is differentiated into two regions: nucleoplasm, also known as protoplasm of nucleus; cytoplasm, known as extranuclear protoplasm. This is the cell. The region inside the cell or the fluid interior known as cytoplasm. Region inside the cell or fluid interior known as cytoplasm or extranuclear protoplasm. Inside the cell, nucleus is present. The region or fluid interior of the nucleus known as nucleoplasm. This is the nucleus. This region known as nucleoplasm. Or protoplasm of nucleus. Inside the nucleus, nucleolus is present. Which consists chromatin, chromatin consists protein and DNA. The major protein is histone. Histone helps in packaging of DNA. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के पास क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के पास प्रोटीन एंड डीएनए है. प्रोटीन हिस्टोन है जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है. Nucleus first observed by Leeuwenhoek in RBCs of fish. फिश की RBCs के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था ल्यूवेनहोक ने. रॉबर्ट ब्राउन in 1831 did detailed studies on orchid root cells and coined the term nucleus. Nucleus term given by Robert Brown in 1831. न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था ल्यूवेनहोक ने. न्यूक्लियस टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड कैरियोथिका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसे उस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? कैरियोथिका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप. Nucleus is absent in bacteria, blue-green algae and mature RBCs. The structure and shape of the nucleus is different type. Nucleus have disc shape, spherical, ovoid, bilobed or multilobed. Sometimes nucleus is kidney shaped known as pyriform, C-shape, and nucleus also present in as a string of beads known as monaliform. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जो हमारी सेल के अंदर पाई जाती है वो है न्यूक्लियोलाई नोन एज न्यूक्लियोलस रिंग, प्लाज्मोसोम ट्रू न्यूक्लियोलाई, कैरियोसोम फॉल्स न्यूक्लियोलाई. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. Outer membrane having ribosomes. Nuclear membrane further continue to form endoplasmic reticulum. When ribosomes are present,
then endoplasmic reticulum known as rough endoplasmic reticulum, and when the ribosomes are absent, then endoplasmic reticulum known as smooth endoplasmic reticulum. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे बढ़कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और जब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ. दिस इज द न्यूक्लियोलस containing chromatin. इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर क्या बना लिया? न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डबल मेम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन पूरी तरह कॉन्टिन्यू नहीं होती है, जगह जगह पे ये परफोरेटेड होती है. ये जो स्पेस है इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर किस में काम आता है? जब आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का स्पेस कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड टू बी परफोरेटेड बाय मेनी अपर्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म. लाइक सेल हैविंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस ऑल हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस ऑल्सो हैज अ फ्लूइड इंटीरियर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. अब नेक्स्ट है ऑर्गेनेली है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉडी विद इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. प्लेस्ड सेंट्रली, या तो वो सेंटर में प्रेजेंट है या तो वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है. एंड इन क्लोज एसोसिएशन विद क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियोलस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एमोर्फस मैट्रिक्स, क्रोमेटिन, फिब्रिल्स एंड ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स क्या है? राइबोसोम्स के प्रिकर्सर्स हैं. और न्यूक्लियोलस क्या है? साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए का सिंथेसिस भी होता है. क्रोमेटिन. क्रोमेटिन मीन्स कलर्ड. क्रोमेटिन इज अ कलर्ड मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन एक कलर मटेरियल है जिसके पास क्या क्या है? डीएनए एंड प्रोटीन. एज अ सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, जैसे ही एक सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होने लगते हैं और वो कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटोप्लाज्म containing various cell organelles like mitochondria, plastids, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi complex and lysosomes. साइटोप्लाज्म क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा. अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जो हमारी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया. वो है माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करती है. बिकॉज इट एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया सीन बाय कॉलिकर इन 1850 एंड नेम्ड बाय सी बेंडा इन 1897. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कॉलिकर ने 1850 में. लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने इन 1897 में. अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस. तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? थर्मोजेनेसिस,
and electron transport system also present in mitochondria. This is the structure of mitochondria. Outer membrane, inner membrane, space, matrix, M site. This structure known as cristia, and this is the junction between the cristia. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ट्रैपिंग रेडिएशन एंड स्टोरेज पर्पस. प्लास्टिड्स क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो रेडिएशन को ट्रैप करने में और स्टोरेज के पर्पस में यूजफुल होते हैं. ये प्लांट में पाए जाते हैं. इनकी दो कैटेगरी होती है. पहली प्रोटोप्लाज्म, दूसरी ल्यूकोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये स्टोरेज फॉर्म है प्लास्टिड्स के. क्रोमोप्लास्ट का जो सबसे कॉमन मोस्ट एग्जाम्पल है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है. क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी. ल्यूकोप्लास्ट के यहाँ डिफरेंट स्टोरेज फॉर्म्स हैं. इलेयोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है. अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है. प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट कॉमन प्लास्टिड्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल, ओवॉइड, डिस्क शेप्ड, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. यानी क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. जैसे सेल के अंदर का रीजन क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर का रीजन क्या कहला रहा है? स्ट्रोमा और स्ट्रोमल स्पेस. द स्पेस इनसाइड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा और स्ट्रोमल स्पेस, विच कंटेन्स उसके स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूबल एंजाइम्स एंड ग्रेना. ग्रेना क्या चीज है? जैसे एक डिस्क शेप है. ये क्या है? थाइलाकॉइड. ठीक है. जब ये डिस्क शेप एक के ऊपर एक ऐसे ही दिखाएंगे ना, काफी सारे पाइलअप हो जाते हैं तो ये बना लेते हैं ग्रेना. यानी सिंगल जो डिस्क है वो थाइलाकॉइड है. जब ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर ऐसे पाइलअप हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ग्रेना और ग्रेनम. जब एक ग्रेना ठीक ऐसे ही दूसरा प्रेजेंट होगा. जब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से अटैच्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जो रीजन है इसे कहते हैं हम इंटीग्रनल लैमिला. क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो यही है. स्ट्रोमा कंटेन्स सॉल्यूबल एंजाइम एंड ग्रेना. ग्रेना क्या है? ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड. ग्रेना क्या है? वही थाइलाकॉइड. जब एक के ऊपर एक जब काफी सारे पाइलअप हो गए तो उन्होंने क्या बना लिया? ग्रेनम. जब बहुत सारे ग्रेनम हो गए तो उनको क्या कहा हमने? ग्रेना. यानी एक ग्रेना में 1 से लेके 100 तक ग्रेनम होते हैं. ठीक है. यानी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम की संख्या कितनी है? 1 to 100. ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप मेम्ब्रेन sac called thylakoid, pile up one on the top of other. This is the structure of chloroplast. Chloroplast डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का स्पेस क्या कहलाया? स्ट्रोमा. ये क्या है? राइबोसोम्स, यानी मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स दो तरीके से पाए जा सकते हैं, या तो वो बाउंड होंगे या तो वो फ्री होंगे. स्टार्च ग्रेन, लिपिड ड्रॉपलेट, दिस सिंगल नोन एज थाइलाकॉइड. व्हेन नंबर ऑफ थाइलाकॉइड पाइल अप on one on the top, then known as granum. This interconnects the two granum known as
ग्रेनल लैमिना। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट एनवलप। क्लोरोप्लास्ट में तो दोनों आ जाएगा ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट एनवलप। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस पॉजिटिवली चार्ज आरएनए प्रोटीन। राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और क्या है, राइबोसोम्स क्या है, आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी राइबोसोम से ही क्या बनते हैं, आरएनए प्रोटीन। नेसेसरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स किसके लिए जरूरी होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। दे फाउंड फ्री और अटैच टू एंडोप्लाज्म, यानी ये फ्री भी फाउंड होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी होते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स ऑल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ऑफ यूकैरियोट्स आर क्लोजर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स rather than eukaryotic ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट के राइबोसोम से मिलते हुए होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर एनिमल्स में कौन से पाए जाते हैं, एटीएस राइबोसोम्स, प्लांट में भी एटीएस। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स 70S। इसका मतलब ये कि जो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो एटीएस नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 55S और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो भी कितने होते हैं, 55S के। S मीन्स सब यूनिट। फंक्शंस राइबोसोम्स के, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ठीक वैसे ही राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। बाउंड राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स बाउंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनका क्या काम होता है, सिक्रीटेड प्रोटीन सिक्रीटेड करते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल प्रोटीन। ठीक है, जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, बाउंड होते हैं, वो सिक्रेटेड प्रोटीन बनाते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं और लाइसोसोमल प्रोटीन्स बनाते हैं। जो राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूबल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन बनाते हैं, पेरोक्सिसोमल एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स को भी वो सिंथेसाइज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड राइबोसोम एंड फ्री राइबोसोम्स। जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके के प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या है, आरबीसीज को ही इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले को ग्रैन्युलर और इरेगुस्टोप्लाज्म बोलते हैं, स्मूथ वाले को इरेगुलर फॉर्म भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन कौन सी शेप होती है, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डिवाइडिंग द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल इनटू कंपार्टमेंट्स। ये क्या करते हैं, सेल के जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है। ग्रेटली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस में इन्वॉल्व हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस यानी कोलेस्ट्रॉल बनना, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कैमिलियो गोल्गी गिवन इन 1989।
3 membranous component in them. गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 3 membranous components मिलते हैं. पहला सिस्टर्निया, दूसरा स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, थर्ड large vacuoles. The function of Golgi complex is secretion, storage and packaging of different materials. Second function is secretory granules originating from Golgi complex fuse with plasmolemma. यानी Golgi complex से जो granules बने हैं, जब Golgi complex उन ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करती है तो वो जाकर के किससे फ्यूज हो जाते हैं? प्लाज्मोलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दस कंट्रीब्यूटिंग टू रिन्यूअल ऑफ मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा, ये तीनों एक ही नाम है, वो क्या होती हैं? रिन्यू होती रहती हैं. पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेकेराइड्स भी बनते हैं. Acrosome formation is attributed to Golgi complex. It means जो acrosome का formation होता है वो कौन करता है? Golgi complex. Golgi complex help in the formation of acrosome. Acrosome क्या है? स्पर्म के न्यूक्लियस के सामने का जो स्ट्रक्चर है, जो हेड कैप होता है, उसके सामने का जो स्ट्रक्चर है उसे एक्रोसोम कहते हैं. सपोज दिस इज द स्पर्म. ये टेल, नेक, यहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है. दिस इज द हेड कैप. एक्रोसोम क्या है? दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोसोम. और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो एक्रोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करती है. प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स. प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर फाउंड बिटवीन द लेमिला ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लेमिला के बीच में न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के प्रिकर्सर भी मिलते हैं. प्रिकर्सर मीन्स वो प्रोडक्ट जिनसे कुछ बनने वाला है. सपोज न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के प्रिकर्सर हैं, ये प्रिकर्सर न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमने इन्हें कहा न्यूरोसेक्रेटरी के प्रिकर्सर्स. अगर हम बोलते ये प्रिकर्सर्स राइबोसोम्स बना रहे हैं तो हम बोलते प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको तीनों ही चीज कहते हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. इसके दो फेस होते हैं, ट्रांसफेस एंड सिसफेस. ट्रांसफेस से वेसाइकल्स एंटर करते हैं और ट्रांसफेस से सिक्रीट करते हैं. दिस स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्निया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? क्रिस्टिया. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या है? सिस्टर्निया. गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, etc. And the main function of Golgi apparatus is in the secretion, packaging and storage. This is the structure of nucleolus. Fibrils, granules जो आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. दिस स्पेस पेरीन्यूक्लियोलर. जब न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था वो क्या था? पेरीप्लाज्म, पेरीन्यूक्लियर. यहां पे क्या है? पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन, बोथ कंटेनिंग डीएनए. एंड दिस इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है लाइसोसोम. गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्राइमरी लाइसोसोम को सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा था या सिक्रीट कर रहा था. लाइसोसोम
सिंगल सेल बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम कैसा है? सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी जब कोई सेल रप्चर हो जाती है, जब कोई सेल खराब हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सेल को क्लीन कर देते हैं। टू बेसिक टाइप ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी क्या है? फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनडायरेक्टली फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाय द प्रोसेस बडिंग। जो प्राइमरी लाइसोसोम है या तो वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं और या तो इनडायरेक्टली वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सेकेंडरी लाइसोसोम ये 3 टाइप के होते हैं, फेगोसोम, रेजिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। अब लाइसोसोम के फंक्शंस क्या है? लाइसोसोमल एंजाइम हेल्प्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। यानी सेल में जितनी भी एक्स्ट्रा सामान है जो सेल को नहीं चाहिए या नहीं रिक्वायरमेंट है, उसको ये क्या करते हैं? उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स थ्रू ऑटोफेजी एंड हेटेरोफेजी, बोथ में अकर इन सिंगल वेसिकल्स कॉल्ड एम्बीलाइसोसोम्स। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो किस तरीके से हो सकता है? या तो ऑटोफेजी होता है या तो हेटेरोफेजी, 2 तरीके से हो सकता है। कभी कभी ये दोनों एक ही सिंगल वेसिकल में हो जाती हैं, दोनों एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं एम्बीलाइसोसोम्स। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है? स्पर्म हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो एग की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है मेम्ब्रेन का, और स्पर्म इजिली एंटर कर जाते हैं एग के अंदर। सेंट्रोसोम बोवेरी इन 1988 in animal cell just outside the nuclei an area called centrosome is present. Centrosome is absent in plant cell. It contain the organelle called centrioles. These are in pair. हमने देखा था जब सेल डिवीजन हो रही थी तो इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा था? एक सेंट्रियोल डबल होकर 2 सेंट्रियोल बन जा रही थी और वो अपने अलग अलग पोल पे चली जा रही थी, फिर वहां पे सेंट्रियोल से स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ था। इन सेंट्रोसोम क्या है? इट कंटेन्स द ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रोसोम के पास क्या है? सेंट्रियोल्स है। दीज आर इन पेयर स्ट्रक्चर कंसर्न विद स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन। Vacuoles, about 90% of the plant cell is occupied by a single membrane bound vacuole. प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो 90% उस सेल का कवर करके रखता है, और उस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। स्टोर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये वैक्यूल क्या करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, आयंस स्टोर करते हैं, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। वैक्यूल कंटेन सेल सैप। सेल सैप क्या है? सेल सैप के पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है विच जनरेट्स टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर को जनरेट करते हैं। एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में, लेंथ में, which work like a oars causing the cell movement और fluid movement surrounding the cell। या तो वो सेल की मूवमेंट कराते हैं या सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड की मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। फ्लैजिला आर लॉन्गर कॉजिंग द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं सीलिया के कंपैरिजन में, और दे ऑल्सो कॉज सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला।
जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होते हैं। कैसे? जो प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला होते हैं वो एक्सोनिमस शीथ में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक के फ्लैजिला हैं वो एक्सोनिमस शीथ में डिफरेंशिएटेड होते हैं। फ्लैजिला और सीलिया के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोनिमा। एक्सोनिमा के अंदर 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट कैसा होता है? 9 पेयर डबलेट्स, यानी डबलेट मीन्स ये डबल हो गया, ऐसे 9 स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पेयर हो गया ना, पेयर डबलेट हो गया। एक सेकेंड, सबसे पहले हमने कहा 9 पेयर डबलेट, ये डबलेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर डबलेट। कैसे अरेंज है? पेरिफेरल पे। कैसे अरेंज है? पेरिफेरी पे। तो 9 पेयर डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अब पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, यानी सेंटर पे भी 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंट है, ठीक है, एक पेयर सेंटर में और 9 पेरिफेरी पे। सेंट्रल वाला कवर है सेंट्रल शीथ से, ठीक है। सेंट्रल शीथ और जो पेरिफेरी पे ये अरेंज है 9 पेयर ऑफ डबलेट, ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? रेडियल स्पोक से। ये रेडियल स्पोक कितने हैं? ये भी दे आर ऑल्सो 9 इन नंबर, एज द पेयर डबलेट्स आर 9 इन नंबर। 1 radial spoke arising from each doublet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 radial spoke. Nine pair doublet of radially arranged peripheral microtubules, a pair of centrally located microtubules, central tubules connected by bridge and is enclosed by a central sheath. Central sheath connected with peripheral doublets by a radial spoke which are 9 in number. Peripheral doublets are also interconnected by linkers. और जो peripheral पे doublets है वो आपस में कैसे connected है? By linkers. क्रोमोसोम के पास 2 कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन नोन एज सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नोन एज सैटेलाइट। सो एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमेयर on the side of which disc shaped structure called kinetochores are present. हर क्रोमोसोम पर एक सेंट्रोमेयर है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सेंट्रोमेयर के साइड्स पर डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स किस में हेल्प करते हैं? जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर्स से अटैच्ड होते हैं। Based on the position of centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. अब इन सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर मिडल में प्रेजेंट होगा और वो दोनों आर्म्स को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम मिडल से थोड़ा सा अभी प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से एक आर्म लॉन्ग और एक आर्म शॉर्ट में डिवाइड करेगा। थर्ड इज द टाइप ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है वो एंड के करीब प्रेजेंट होता है। सो वन आर्म इज वेरी लॉन्ग, अदर वन इज वेरी शॉर्ट। Fourth type is telocentric type. In this type, centromere is present at the terminal. All chromosome has a terminal center.
Metacentric, centromere present in the middle. Submetacentric, centromere away from the middle. Third one is acrocentric, centromere present near the end. Fourth one is telocentric, present at the terminal. Centromere present at the terminal. These are the 4 types of chromosomes. Sometimes a few chromosome has non-staining secondary constrictions at a constant location called satellite. Next is microbodies. फर्स्ट जो कंस्ट्रिक्शन थी उसे हमने सेंट्रोमियर कहा. सेकेंड कंस्ट्रिक्शन क्रोमोसोम्स की क्या कहलाती है? सैटेलाइट. Microbodies are the small membrane bound vesicles called microbodies. They consist of various enzymes present in both animal and plant cell. Examples of microbodies are peroxisomes, glycoxysome, etc. The chapter cell, the unit of life, is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.